Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching New Commerce. So in this lecture we are going to continue this syllabus coverage series. उसी के अंदर का ये part है for CVT, PG, MCOM and entrance examination in which we are going to discuss business statistics. So basically business statistics का जो आपका जितना भी entire syllabus है उसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवाने की पूरी ट्राई करूंगा, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो भी अगर आप देख लोगे काइंड ऑफ आपका रिवीजन हो जाएगा और मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने बनते हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करेंगे बेसिक से। देखिए, फर्स्ट थिंग इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स किसे बोला जाता है? इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, organizing, presenting, analyzing and interpreting numerical data or any data which can be converted into numerical form। तो ये होता है statistics, जो बेसिकली एक मेजर है या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक टूल है जिससे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। एक डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको एक अच्छे फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चार्ट के अंदर, बार ग्राफ के अंदर उसे रिप्रेजेंट कर दिया, एंड देन कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके उन्हें एनालाइज कर सकते हैं एंड देन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वो होता है बेसिक सेंस के अंदर। ठीक है, देन कम्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे को कहीं से सैंपल निकालना है कुछ, जैसे इंडिया है, इंडिया की पूरी जनसंख्या है, आप सभी को पता है। मेरे को कुछ सैंपल कलेक्ट करना है और मेरे को ये जानना है कि क्या कुछ यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि कौन सा इस लोकेलिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका शहर है, यहाँ से मेरे को सैंपल कलेक्ट करना है, तो मैं अलग अलग आपके ही शहर में अलग अलग जगह पर जाकर सैंपल कलेक्ट कर लूंगा लोगों के जो इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, तो मेरी वो क्या बन जाएगी? वो एंटायर पॉपुलेशन बन जाएगी और उसमें से मैंने सैंपल को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो दो चीज यहां से क्लियर होती है, पहली चीज आपकी पॉपुलेशन और दूसरी चीज सैंपल। इजी है। पॉपुलेशन यानी कि एंटायर सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं या फिर सारे के सारे इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली जिसे बोला जाता है वो पॉपुलेशन होगा, और उसमें से कुछ चीजें अगर हम बाहर निकालते हैं, एलिमेंट को चूज कर लेते हैं, तो उस कुछ चीज को क्या बोला जाता है? सैंपल बोला जाता है। ये आप सभी को पता है। सेंसस स्टडी क्या होती है? टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन, जैसे कि जनगणना होती थी, है ना, वो क्या है? टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन, इजंट इट? नेक्स्ट इज सैंपलिंग स्टडी। सैंपल को स्टडी करना होता है सैंपलिंग स्टडी, बेसिक है। ठीक है, पैरामीटर क्या है? अब देखो, अब एक ऊपर वाला स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है और नीचे भी एक चीज लिखी हुई है स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों को हम पढ़ेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पॉपुलेशन को जो बता रहा हो, पॉपुलेशन को जो कैरेक्टराइज कर रहा हो, उसे बोला जाएगा पैरामीटर। ठीक है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो सैंपल डेटा को कैरेक्टराइज कर रही होती है या बता रही होती है, या कैरेक्टराइजेशन बोल सकते हैं, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बताई जाएगी। दो चीज का मैंने यहाँ पर बात करी है। पहली हो गई पॉपुलेशन और इसमें से निकला हुआ सैंपल। पॉपुलेशन के अंदर या फिर पॉपुलेशन को जो बता रही होगी उसे बोलेंगे हम पैरामीटर। पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को बता रही है, फॉर एग्जाम्पल म्यू, यानी कि पॉपुलेशन का क्या? पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का औसत, वो क्या होता है? म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली सैंपल का भी तो म्यू होता है, सैंपल का भी तो मीन होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से। सैंपल का भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? छोटे वाले एस से। सिमिलरली और भी होते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर समझ में आ गया क्या होता है, और स्टैटिस्टिक्स भी समझ में आ गया क्या होता है। एक बार के लिए रीड करो। पैरामीटर क्या है? मेजर है। मेजर्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर, सच एज एवरेज और परसेंटेज। और जो सैंपल से किया जाता है कैलकुलेट, उसे हम बोलेंगे क्या? स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि एक्स बार यानी कि सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, फलाना नेम का नाम। ठीक है, पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स डन होता है। ये बेसिक था एक बारी के लिए, इसको एक बारी के छोड़ दो अभी। अब मैं एग्जाम सेंट्रिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान में दोगे, ध्यान रखोगे। आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताता है हमें? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है विच रिप्रेजेंट्स द डेटा एंटायरली या प्रॉपरली, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक वैल्यू है, इसी के आसपास सारी वैल्यू लाए करती है।
उस चीज को हम बोलेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल एवरेज, एवरेज क्या है? एवरेज इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो ये बताता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, 300 का तुम्हारा पेपर है और ऑलमोस्ट बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं ना, सभी बच्चों के अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो सभी बच्चों के मार्क्स 160 अराउंड बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये एवरेज हो जाएगा कि सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो 160 के अराउंड बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करूं कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपके मार्क्स बन रहे हैं 200 300 में से, तो दिस इज अ, ये ऐसा बोल सकते हैं ये एब्सोल्यूट फॉर्म में चीज लिखी हुई है, एब्सोल्यूट फॉर्म में चीज लिखी हुई है और ये अपने आप में ही कुछ नहीं बता सकता, अपने आप में ही कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बस हमें आपका स्कोर पता है कि आपका स्कोर है इतना, बाकियों के कितने स्कोर आए हैं उसके हिसाब से तो ही हमें कट ऑफ का पता लगेगा, उसी के हिसाब से तो हमें यह पता लगेगा कि हम लोग आगे एडमिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो फॉर कंपैरिजन ये चीज लेकर आ रहे हैं हम लोग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर कंसीडरिंग एवरी स्कोर या हर एक स्टूडेंट का स्कोर एज वेल हेयर। ठीक है, तो ये चीज एवरेज में यहां पर मदद कर रही है। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पर कि यूनिवेरिएट स्टडी हो रही है, यूनिवेरिएट स्टडी हो रही है, जो जनरली कौन किसके थ्रू हो रही है? सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू हो रही है। ठीक है, यूनिवेरिएट का क्या मतलब है? जहां पर सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, जैसे यहां पर है मार्क्स, तो ये हो गया सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इजी है, आई एम रियली सॉरी। चलो इतना डन होता है, अभी थोड़ा बहुत आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, यानी कि जो वैल्यू को आसपास के जितने भी हमारे वैल्यूज होंगी वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास होगी, वो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उदाहरण के तौर पे एवरेज हमने ले लिया, और भी होते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो, सो द फोर कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब द यूनिवेरिएट सेट ऑफ डेटा आर इट्स एवरेज वैल्यू, कि उसकी एवरेज वैल्यू क्या है। सेकेंड चीज है द स्प्रेड और वेरिएशन इन द वैल्यूज, जिसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल सॉरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन से स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन या फिर मेजर ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, और इस यूनिवेरिएट की वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, या बेसिकली हम ये बोल सकते हैं उस यूनिवेरिएट को स्टडी करने के लिए काम आता है। ठीक है, या फिर उसको हम ऐसे भी देखते हैं, पहली चीज उसकी औसतन वैल्यू देख ली, ठीक है, उस डेटा की एवरेज वैल्यू देख ली क्या होती है, इसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर मेजर ऑफ स्प्रेड, ये सॉरी डिस्पर्जन आ गया अपना। थर्ड है हमारे पास द डिग्री ऑफ असिमेट्री और स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? डेटा, बेसिकली जो डेटा को हमने एक प्रॉपर वाली फॉर्म में लिखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्म के अंदर लिखा है, उसे बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी स्क्यूनेस है, तिरछापन है, कहां पर स्क्यूड है, वो जो डेटा की वैल्यूज है कहां पर ज्यादा है, किस साइड में ज्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं, नॉर्मली स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे स्क्यूनेस। क्योंकि ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं मैं? क्योंकि आपको ये चारों चैप्टर करवाने वाला हूं आज मैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है उस डेटा की जो यूनिवेरिएट को डिस्क्राइब कर रही होती है, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? फ्रीक्वेंसी कर्व को उसकी रिलेटिव हाइट, फ्रीक्वेंसी कर्व की रिलेटिव हाइट, यानी कि कुर्टोसिस। नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो है हमारा कुर्टोसिस। सो इसकी समराइजेशन अगर हम करें तो क्या आएगा? एक यूनिवेरिएट सेट ऑफ डेटा को जो चीज डिस्क्राइब करती है वो ये चार चीजें हैं, ये यहां पर इसका मीनिंग था। ठीक है, इन चारों को यूज करके हम डेटा के बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास बेसिक चार कैरेक्टरिस्टिक एक यूनिवेरिएट डेटा सेट की। इजी है, which helps them या which helps us to describe that particular data set. Easy है, let's move forward. अब बढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर, और इसको हम जनरली जानते हैं एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरेज के नाम से। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। चलिए, तो इट रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डेटा एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इट इनेबल्स वन टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। एक व्यक्ति को या हम जैसे लोगों को या किसी को भी जो भी ये
यूज कर रहा है स्टैटिस्टिक्स को, वो हेल्प करता है, उस बंदे को हेल्प करता है ताकि हम कंक्लूजन बहुत आराम से निकाल सके एवरेजेस को यूज करके। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है पोजिशनल एवरेजेस, दूसरा है मैथमेटिकल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में कौन से आ गए? अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। पोजिशनल एवरेजेस में कौन कौन से आ गए? जैसे कि मीन, मीडियन और मोड। ये हमारे पोजिशनल हो गए, ये हमारे मैथमेटिकल एवरेजेस हो गए। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, व्हाट आर द रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड एवरेज, मतलब एक बढ़िया एवरेज कब होगा, कब माना जाएगा कि भाई ये वाला जो एवरेज है ना ये बढ़िया है, ठीक है, ये वाली जो करेक्टरिस्टिक है जिसे हम एवरेज बोल रहे हैं ये बढ़िया है। कब माना जाता है? व्हेन इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड सो दैट इट इज कैलकुलेटेड एंड इंटरप्रेटेड इन द सेम वे बाय एवरीवन यूजिंग इट। यानी कि एक डेटा सेट दे रखा है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर डेटा सेट गिवन है, ठीक है, ये नंबर्स गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज है, आपको भी सेम यही सारी गिवन है, मेरे को भी सेम यही सारी गिवन है। हम लोग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं इसका। आपका एवरेज आ रहा है 4, मेरा एवरेज आ रहा है 3, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भी सेम डेटा सेट को यूज करके एवरेज को फाइंड आउट कर रहे हो और अगर मैं भी सेम डेटा सेट को यूज करके एवरेज को फाइंड आउट कर रहा हूं तो सेम या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ एवरेज आना चाहिए वहां पर। तो इसीलिए इसको बोला गया रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मेरे को जुकाम है और थोड़ा सा तबीयत खराब है, दैट इज वाई मेरे को ऐसे थोड़ा जान लगा के बोलना पड़ रहा है। यू कैन मैनेज, ठीक है, मैनेज कर लेना। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज इन द डेटा, ये सारा डेटा को कलेक्टिवली कंसीडर किया होगा उस पर्टिकुलर एवरेज ने, तो वो अच्छा एवरेज कहलाएगा, है ना। सारी की सारी वैल्यूज को कंसीडर करके एक वैल्यू निकाल कर देना ही एक गुड एवरेज माना गया है। वेरी नाइस, दिस इज ऑल्सो डन। इट शुड नॉट बी अनड्यूली इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ये वैल्यूज गिवन है ना, ये गिवन है 2, 2.5, 3, 4, फिर से 2 और यहां पर गिवन है 200, तो आपका पूरा जो एवरेज निकलेगा ना वो खराब निकलेगा। खराब इन द सेंस वो डिफर कर जाएगा। जब आप इसको प्लस करके एवरेज निकालोगे, फॉर एग्जांपल 2 + 2.5 + 3 + 4 + 2 + 200, ये करके एवरेज अगर आप निकालोगे तो कुछ अलग आएगा, और इस 200 की जगह सिर्फ 20 होता तो कुछ अलग एवरेज आता कंप्लीटली, है ना। तो एवरेज जो है, जो एक्चुअली में है, वो अफेक्ट हो रहा है एक्सट्रीम वैल्यू से, बट एक गुड एवरेज जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए एक्सट्रीम वैल्यू से, ये ध्यान रखोगे। बट रियल सेंस के अंदर वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। मीन की मैं बात कर रहा हूं, मीन अफेक्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज, यू मस्ट रिमेंबर। आपके प्रॉपर्टीज वाले में आ जाएगा या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है जी। बट गुड एवरेज कौन सा होएगा? जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट ना हो, बट हो जाता है रियल में, रियल सेंस में। इट शुड बी अमीनेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, उसके ऊपर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो सके तो वो बढ़िया एवरेज कहलाएगा। इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, एवरेज शुड अज्यूम रिलेटिवली स्टेबल वैल्यूज सैंपल आफ्टर सैंपल। हम एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाल कर लेकर आते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, उसमें से एक और सैंपल लेकर आते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, उसी पॉपुलेशन में से एक और सैंपल निकाल कर आते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। तो ये जो सैंपल बाय सैंपल एवरेज निकला है ना, ये ना इक्वल रहना चाहिए तो और बढ़िया है, तो वो एक गुड एवरेज कहलाएगा। एक सैंपल की स्टेबिलिटी भी वहां पर मेंटेन होगी, ठीक है, तो ये बोला गया है। तो ये रिक्विसाइट्स थे गुड एवरेज के। जरूरी नहीं है कि गुड एवरेज ऐसा ही होगा, बट ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is or are labeled as positional averages? कौन कौन से पोजिशनल एवरेज है? मीडियन, मोड ही है, बी और सी इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अर्थमेटिक मीन के कुछ फॉर्मूलेज आप लोगों ने लिखने हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज का बेसिक वाला फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का। कैसे निकालते हैं? x बार इक्वल्स टू समीशन x डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इंडिविजुअल सीरीज है, फॉर एग्जांपल 8, 2, 4, 6, 5, ये हमें गिवन थे वैल्यूज इंडिविजुअल सीरीज के। इसका मीन कैसे निकालेंगे? इनको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। यहां पर हमारा
मीन निकल आएगा। ठीक है, कितना आ गया, जैसे 10, 14, 20, 25 और 5 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, इसका इजी है। सिमिलरली हमारे पास जब फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ फ्रीक्वेंसी। और सिमिलरली ये हमारा अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला है, जब डेविएशंस गिवन होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पर जनरली आपको ये याद रखना है जो आपके एग्जाम के अंदर काम आएगा। बाकी फॉर्मूले को ध्यान में रख लो, समझ लो। कभी कभार फॉर्मूले डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है, इसका मेथड का क्या फॉर्मूला है, तो पूछे जा सकते हैं। तो टू बी ऑन सेफर साइड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप याद रखोगे या नहीं रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ कम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। आप जब एमकॉम में जाओगे और अगर डीयू में पढ़ोगे तो जनरली आपको बुक से पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है एंडी वोहरा। मैं किसी की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और कोई ऐसे नहीं है, तो मैंने वहां से पढ़ा हुआ है, बुक से पढ़ा है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो वहां पर भी आपको एंडी वोहरा से पढ़ाया जाएगा जनरली, और डिपेंड करता है टीचर पे, प्रोफेसर पे। और ये आपके पास उसी की कट आउट है, उसी का बुक में से कट आउट है। तो या सो आई एम यूजिंग दैट। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं, प्रूव करते हैं। द सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस को निकालो पहले। डेविएशंस क्या होती है, मीन से डेविएशन इसे बोला जाता है। हमारी जो ऑब्जर्वेशन जैसे 10 है, हमारा जो मीन निकल कर आया, मान लेते हैं 5 निकल कर आया एक बारी के लिए, तो 10 माइनस 5 ये होती है डेविएशन, इसे बोला जाता है डेविएशंस। ये निकालना है, इसका सम निकालना है अपने को। ठीक है, ये डेविएशंस निकाला, इसका सम कर दिया, ये रहा सम। सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ये बोला गया है। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये आप ध्यान रखोगे। और ये रहा इसका एग्जाम्पल, आपको दिखाई दे रहा है, इंडिविजुअल सीरीज हमें गिवन है, ये ऑब्जर्वेशंस है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, 10 गिवन है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको प्लस करो और इसका मीन निकालो, कुछ मीन निकल कर आएगा, आई थिंक 9 निकल कर आएगा। ठीक है, अब डेविएशंस को निकालो। डेविएशंस कैसे निकालोगे, 10 माइनस 9, फिर आ जाएगा 6 माइनस 9, फिर 9 माइनस 9, ऐसे करके हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट कर लिया, इसको क्या कर दो, इसका समीशन कर दो। ये सम निकालना है ना, सम ऑफ डेविएशंस निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, तो ये 0 आएगा ऑलवेज। प्लीज रिमेंबर, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, ये ध्यान में रखना है, इट विल बी 0। ठीक है, डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट इज डन। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज द मिनिमम। अब क्या बोला, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस यानी कि जो हमने ये निकाला था ना, ये जो निकाला था, डेविएशन निकाला था, इसका स्क्वायर कर दो। इन एक एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, +1 का स्क्वायर 1। ऐसे करते करते हमारे पास ये सारी ऑब्जर्वेशन आ गई है। इनका क्या करना है, सम करना है। सम यानी कि इक्वल करना है, सॉरी ऐड करना है। तो हमारे पास 34 निकल कर आ रहा है। ये क्या है, ये मिनिमम है। ये जो वैल्यू 34 निकली है ना, ये मिनिमम निकली है। और ये मिनिमम कब निकलेगी, जब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन लेंगे। फ्रॉम अ मीन लेंगे तो सबसे मिनिमम निकलेगी है। इसके अलावा इस जो वैल्यू, जो हमारी मीन की वैल्यू थी यहाँ पर, जैसे कि 9 थी ना, ये जो मीन की वैल्यू है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लो आप, आपका ये 34 नहीं आएगा, 34 से ज्यादा ही आएगा। ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। चलो, नेक्स्ट इज द कंबाइंड मीन ऑफ 2 और मोर सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड इफ देयर इंडिविजुअल मीन्स एंड देयर साइजेस आर गिवन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता था, x डबल बार इक्वल्स टू n1 इंटू में मीन पहले का प्लस में n2 दूसरे का मीन, है ना। इन्होंने बोला क्या है, जब इंडिविजुअल मीन दे रखे हो और जब साइजेस दे रखे हो, तब आराम से हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं, देखो निकाल पा रहे हैं, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी।
ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, रीड इट आउट. इट स्टेट्स दैट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज वैल्यू एंड देयर नंबर. प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज वैल्यू एंड देयर नंबर. देखो अब इसका एक बारी फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. फॉर्मूला नोट डाउन करो. क्या था, ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला. एवरेज वैल्यू ये है, नंबर ये है. इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इनको इनटू कर दो, निकल आएगा या नहीं निकल आएगा, ये चीज है ना, निकल आई ना. इट स्टेट्स दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ही तो है ना, ये निकल आई. बस ये बताया हुआ है, इसे बोलते हैं टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी. इजी है, कोई ऐसा सच नहीं था. नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल. दोनों से इफेक्ट होता है. हमारा अर्थमेटिक मीन दोनों से इंपैक्ट होगा, ओरिजिन से भी और स्केल से भी. ओरिजिन का मतलब है प्लस माइनस, और स्केल का मतलब है किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो डेटा की वैल्यूज से. इजी है, दोनों पे डिपेंडेंट करता है ये. ठीक है, डन हो गया. छठा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया है. एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है हमारा अर्थमेटिक में. चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं. द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, 10 8, इसको ऐड कर लो बस. तो ऐसे क्या ही कर रहा हूं मैं, ऐड कर देता हूँ. 18 और 2 20 30 38 44 और से 50 62 70. ठीक है, 4 74 और 11 75 85. 85 अपॉन 10 आ रहा है. 8.5 इज द आंसर. ठीक है, बहुत इजी था. आगे बढ़ते हैं. The average daily wage paid to 150 skilled workers in a factory employing a total of 400 workers during the last year was 580. क्या बोल रहे हैं, 400 टोटल वर्कर्स है, इसमें से 150 स्किल्ड वर्कर्स हैं. ये स्किल्ड वर्कर्स है. इसको जो एवरेज डेली वेज दिया है, एवरेज डेली वेज दिया है वो है ₹580. ठीक है जी, 580 दिया है. फॉर द रिमेनिंग वर्कर्स कितने हो गए, 250 हो गए. दिस एवरेज वॉज 300. ये जो एवरेज दे रखा है ये 300 दे रखा है. वेरी नाइस. कैलकुलेट द एवरेज डेली वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स. काफी बच्चे इसे ऐड कर देंगे, नहीं ऐड नहीं करना. हमें यहाँ पर बेसिकली कंबाइंड मीन निकालना है, एवरेज निकालना है ना, कंबाइंड निकालना है. देखो कैसे निकलेगा. ये क्या है, ये n1 हो जाएगा. ये क्या है, ये n2 हो जाएगा. ये क्या है, ये x1 बार हो जाएगा. ये क्या है, ये x2 बार हो जाएगा. सारी चीजें गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर दो. x डबल बार इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस में n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस में n2. ये हमारे पास फॉर्मूला है. इजी वन. आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं. n1 कितना है हमारे पास, n1 इज 150 इनटू में 580. इजी. प्लस में 250 इंटू 300. वेरी इजी. डिवाइडेड बाय 400 लिख सकते हैं डायरेक्टली. अब इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर कर सकते हो आप लोग. चलो मैं कर ही लेता हूँ थोड़ा बहुत. 3 0 1 2 3 3 5 15 का 1 वहां गया, 75,000 यहाँ पर आ जाएगा. प्लस ये करना है हमें 5 8 40 25 29 8 और 5, तो ये 0 18 17 7 और 8 870. कितना आया, 87,000. सो 87,000 ये आ गया. 400 नीचे. इसको ऐड कर दो, 0 0 0, तो ये गया 2 1 वहां पर 162,000 और डिवाइड बाय 400. 0 से 0 कट कर दो, इसको 1 पे कट कर दो और इसको 405 405 मुझे लग रहा है. जी हाँ, 405 इज द राइट ऑप्शन. वेरी नाइस. अगर आप लोगों ने किया है तो वेरी वेल गाइस. चलिए. द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 42. बोल रहे 50 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था ना वो 42 निकल कर आया भाई. ठीक है, तो इसका सबमिशन कितना हो जाएगा, इसका सबमिशन हो जाएगा 0 5 2 10 0 1 वहां गया 20 21, ये हो जाएगा 21 हो गया. ठीक है, ठीक है. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वर रिकॉर्डेड एज 93 एंड 9
इंस्टीड ऑफ द करेक्ट वैल्यूज 36 और 6, मतलब कि 36 और 6 ये तो थी करेक्ट वैल्यूज। करेक्ट वैल्यूज हमने इनकरेक्ट वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया था, 93 और 9 ये इनकरेक्ट वैल्यूज को हमने लिख लिया था इसके अंदर। तो देखो इसका एक फॉर्मूला रहता है जहां पर हम क्या करते हैं, ये वाला कौन सा है, ये इनकरेक्ट वाला है, दिस इज समीशन एक्स, कौन से वाला, इनकरेक्ट वाला। हमें करेक्ट वाला चाहिए, तो समीशन एक्स करेक्ट वाला कैसे निकलेगा, करेक्ट इक्वल्स टू समीशन एक्स इनकरेक्ट, इसमें से माइनस करेंगे रॉन्ग वैल्यूज और प्लस कर देंगे राइट वैल्यूज। राइट मतलब चंगी वैल्यूज। इनकरेक्ट लिखो यहां पर 2100 माइनस रॉन्ग वैल्यूज कौन कौन सी है, 93 और 9। 93 और 9 को ऐड करके भी लिख सकते हो या ऐसे करके लिख लो, फिर प्लस करोगे इसके अंदर ये दोनों चीजें, 36 प्लस 6 ये हो जाएगा ऐड। तो कितना आ गया 2100 माइनस 9 है ये, यानी कि 102 प्लस में 42। जब आप इसको सही से करोगे तो हमारे पास आएगा 2100 माइनस 2 गए 60 बच गया शायद से, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है 2040, ये हमारे पास करेक्ट वाला आ रहा है, निकल गया करेक्ट वाला। अब क्या करना है हमें यहाँ पर ऊपर बस ये लिख के और नीचे अपना ऑब्जर्वेशन वही है 50, अब आंसर आ जाएगा। ये 0 पे गया, ये 1 पे गया, ये 4 पे गया, फिर पॉइंट आ जाएगा 8 आ जाएगा, 40.8, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़िया था, एक को नया कंसेप्ट कवर हो गया ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियन का ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, बस ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर आपके स्क्रीन पे ऐसे पॉपअप हो गया कि भाई मीडियन का फॉर्मूला बताइए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले का या फिर कंटिन्यूअस सीरीज का, तो ये फॉर्मूला है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसकी दो प्रॉपर्टी देख लो, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज द मिनिमम। ध्यान में रखना, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। मीडियन से जब हम एब्सोल्यूट डेविएशंस उठाते हैं तो वो मिनिमम आएगा, ये ध्यान रखना। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बीच वाला ही तो बताना है, बाकी सारे से मतलब एक्सट्रीम वैल्यू से इसकी वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, बीच वाले की वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, वो तो ये बीच वाला ही रहेगा, वो सीन है, ठीक है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं। मोड का भी आपको ऐसे करके ये फॉर्मूला लर्न करना है, जहां पर हमारी जो सीरीज होगी वो कंटिन्यूअस सीरीज होगी। एक बेसिक सा एम्पेरिकल रिलेशन है अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड, ये आपको बचपन से याद होगा, नहीं है तो अभी की कर लो। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको दो चीज दे दी जाएगी और ये फॉर्मूले में पुट करके आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किस सिचुएशन में काम आता है, देखो, इट इज यूज्ड इन सिचुएशन व्हेन एवरेज of those quantities are to be drawn who follows exponential law of growth or decline। यानी कि जब कोई चीज ग्रोथ में हो रही होती है या ग्रोथ जिसमें हो सकती है, वहां पर ज्योमेट्रिक मीन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट या फिर बैंक में कुछ, इट अट्रैक्ट्स कंपाउंड इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग। या सेविंग अकाउंट के ऊपर कुछ पैसा सेव करके आता है या कम बैंक देता है कुछ इंटरेस्ट, तो वो ग्रोथ हो रही होती है, हर साल हमारा पैसा ग्रो कर जाता है। या एफडी कह लो, तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन का हम यूज कर सकते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, नोट इट डाउन, अलग अलग फॉर्मूलेज को नोट डाउन कर लो। अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ये इसका अंडर रूट, ये पहला फॉर्मूला हो गया। और कौन सा फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, एक मैं फॉर्मूला चेक कर लेता हूं एंड देन वी विल कंटिन्यू। a प्लस बी नहीं है, a इंटू बी, हाँ ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन, ये तो इसका निकल कर आ गया इजीली, है ना। एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन
इक्वल्स टू a इंटू बी की पावर हाफ। ठीक है, जब 2 ऑब्जर्वेशन है तो 2 आएगा वहां पे। बस ये इसके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, और प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। आप लिख लेना नोट्स के अंदर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो और नेगेटिव। ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये कैलकुलेट नहीं हो सकता जब कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो या जीरो हो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट था इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये आप अपने रफ नोटबुक में लिखेंगे, नोट्स वाली बुक में लिखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हार्मोनिक मीन भी एक मैथमेटिकल एवरेज है और इट इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज ऑफ वेरिएबल्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स, जैसे कि किलोमीटर पर आवर। तो दो हमारे पास यूनिट्स है ना, दो डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स हैं, तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज हार्मोनिक मीन। ठीक है, जब ये चीज दे रखी होगी वी विल यूज हार्मोनिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या है, n डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि n डिवाइड बाय 1/xn इसका समीशन, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। इसका मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। What are the two numbers whose arithmetic mean 18 है, हार्मोनिक मीन 16 है? आपसे ये पूछा है कौन से वो दो नंबर है जिनका अर्थमेटिक मीन ये है और हार्मोनिक मीन ये है। तो नॉर्मल से सेंस में अर्थमेटिक मीन 18 कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है तो x बार निकालना है, इसका मतलब समीशन एक्स एन ये निकालना है। तो कैसे आएगा बताओ, दो वैल्यूज है हमारे पास तो दो यहाँ पर दो आ जाएगा, समीशन x क्या आएगा, इनको प्लस कर दो। इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी का 18 आ रहा है। जैसे ये आ गया, ये 36/2 18, 36/2 18, ये भी 36/2 18 और ये भी 36/2 18। ठीक है, 18 आ रहा है, सभी का 18 आ रहा है। तो कोई अर्थमेटिक मीन का कोई वो नहीं बना कि अर्थमेटिक मीन से हम आंसर कर लेंगे, नहीं बन पाया। अब हम करते हैं हार्मोनिक मीन से आंसर। 16 होना चाहिए हार्मोनिक मीन, सभी का अर्थमेटिक मीन 18 है, हमें कोई फायदेमंद सिचुएशन नहीं आई है। ऑप्शन को ही उठाओ और ऑप्शन को ही करने की कोशिश करो। फॉर्मूला क्या था हार्मोनिक मीन का, n डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2। ठीक है, यही करेंगे। यहाँ पर दो है ना तो तभी मैंने दो बना लिया। सो पहले हम उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला उठा लेते हैं। तो 2/1/20 प्लस में 1/16, इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो वो 20 ही आएगा आई गेस। दोबारा से देख लेते हैं, कर लो। 5 4 4 5 20, 24 जो देख लो कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80 ले लेते हैं। ठीक है जी, 80 ले लेंगे। तो ये 4 पे जाएगा, 4 प्लस में 16 कितने पे जाता है, 5 पे जाता है, 5 आ जाएगा, ऊपर 2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया कुछ। और अब ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे, तो ये 160 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। अब ये बन गया, ये तो कहीं पर आंसर दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो ये नहीं होगा, ये 16 के बराबर तो नहीं होगा ये, है ना। सो दिस इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसको हटाओ। तो हमारा कौन से वाला कट गया, ये वाला कट गया, इसको हटा लो। अब लेकर चल लो ये वाला, ये वाला। अब नीचे वाला ले लो, पुट कर लो फॉर्मूले में और आंसर करके देखो। 1/24 प्लस 1/12, इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 या 24 ही आएगा। 24 और यहाँ पर 1 प्लस में 2 और ये ऊपर 2 आ गया। ठीक है, यही है। इस 24 को ऊपर ले जाओ तो 48 बन जाएगा, 48 डिवाइड बाय, और नीचे का 3 है गया, ये 1 पे गया, ये 1 और ये 6 पे गया, तो 16 आ रहा है हार्मोनिक मीन किसका, सिर्फ इस वाले का। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एवरीवन। ठीक है, ऐसे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो डन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर अ सेट ऑफ n पॉजिटिव एंड इक्वल वैल्यूज, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर रहते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। फॉर अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज एटलीस्ट 2 ऑफ विच आर अनइक्वल, अगर इन दोनों में से मतलब, या फिर हमारे पास n पॉजिटिव वैल्यूज है, सारी सेम है, बस दो वहां पे वो है अनइक्वल है, तो ये वाला सिचुएशन बनता है। एब्सोल्युटली ट्रू। अर्थमेटिक मीन हाइयर है, उससे कम हाइयर जीएम, उससे कम हाइयर एचएम। ठीक है, ये याद रखना रिलेशनशिप ट्रू है। ज्योमेट्रिक मीन इज
अंडर रूट ए एम इंटू एच एम, एब्सोल्युटली ट्रू। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम, एब्सोल्युटली ट्रू। एच एम इक्वल्स टू, ये एच एम है, अब क्या करो, ए एम को इसके नीचे ले जाओ, ले गए भाई, तो वही बन गया एच एम का फॉर्मूला। जी हाँ, एब्सोल्युटली ट्रू है। सो सारे सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। आई होप सो सेंटर टेंडेंसी से डन कर लिया है। अब हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे। चलो, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या क्यों होता है, किस लिए होता है, हम इतने डीप नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है अभी के लिए, तो उसी के ऊपर फोकस करेंगे। एक बार इसी को भी हटा दो। अब आ जाओ यहाँ से, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है तुम लोगों के पास सीवीटी पीजी के अंदर, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होते हैं और रिलेटिव डिस्पर्जन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। एब्सोल्यूट जो हमारे पास मेजर रहते हैं वो कंपैरिजन करने में असमर्थ हैं, बल्कि जो रिलेटिव वाले हैं वो हेल्प करते हैं हमें कंपैरिजन करने में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी यूनिट्स रहती है ना डेटा की, वो सिमिलर हो जाती है, या फिर यूनिट को कंसीडरेशन के अंदर नहीं लिया जाता, ऐसा बोल सकते हैं। तो रिलेटिव वाले डिस्पर्जन के मेजर कौन कौन से हो गए, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। प्लीज रिमेंबर, ये सारे आप ध्यान रखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मत ले आना यहाँ पे, वो अलग चैप्टर है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके, ये थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, ये रहा छोटू सा फॉर्मूला, या फॉर्मूला लर्न कर लेना, और ज्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है रेंज के अंदर ही पार्शियल रेंजेस, ठीक है। पार्शियल रेंजेस डू नॉट कंसीडर द कंप्लीट डेटा एंड इग्नोर पार्ट ऑफ द डेटा ऑन ईच एंड, दोनों एंड्स पर कुछ ना कुछ छोड़ता है। जैसे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये किसको देखता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, तो कुछ डेटा को छोड़ता है ये। फिर आता है इंटर परसेंटाइल रेंज, जो P90 माइनस P10 तक देखता है, ठीक है, 10-10 दोनों साइड छोड़ दिए, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रीड कर लेना आप लोग, ज्यादा इसमें वो नहीं है, आप रीड करोगे समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूंगा। क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी तो कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, n+1/4 आइटम ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं। अब क्वार्टाइल सेकंड फाइंड आउट करना है तो बाहर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा बस, और फिर यू कैन फाइंड आउट। फोर्थ अपने आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाता है, बस ये 3 फाइंड आउट करने होते हैं हमें, चौथा अपने आप फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। अब बात होती है जब कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, थोड़ा सा एक बार देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, क्वार्टाइल 1 को फाइंड आउट जब हम करेंगे तो लोअर 1, और ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है प्रॉपर, हमारे पास मीडियन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, वैसे ही है। जब क्वार्टाइल 2 को करेंगे तो यहाँ पर बाहर के साइड 2 आ जाएगा, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। परसेंटाइल भी एक हमारे पास कंसेप्ट है, जहाँ यानी कि जो बताता है कि 100 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर कितने पार्ट्स निकलते हैं, टोटल 99 तक निकलते हैं, 100 अपने आप निकल जाता है। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, n+1/100th आइटम, और ये P1 था, अगर P32 निकालना है फॉर एग्जांपल तो बाहर इंटू 32 हो जाएगा, इजी है, ऐसे करके निकलेगा। ये इंडिविजुअल सीरीज का है और कंटिन्यूस सीरीज का ये वाला है, ठीक है। बाहर 2 आ जाएगा यहाँ पे और सब कुछ सेम रहेगा अगर P2 निकालना है। अगर सिमिलरली P44 निकालना था तो L1 प्लस में 44 n/100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f इनटू में इंटरवल, ठीक है, ऐसे करके निकल जाता है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है, ये आपने ध्यान में रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, सिमिलर टू रेंज है, रेंज में क्या था, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, क्वार्टाइल 3 माइनस Q1, क्वार्टाइल 3 प्लस Q1। चलो मीन डेविएशन के ऊपर आ जाओ, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, तो एक बहुत अच्छा एवरेज है, ठीक है, आई मीन डिस्पर्जन है। इट रेफर्स टू द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन, ठीक है, फ्रॉम देयर मीन से
क्या है ये? इट रेफर्स टू द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। ये आप ध्यान में रखना, ज्यादा डीप में मत जाना। अभी भी मैं आपको सिर्फ पीपीटी रीड करके पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि एट द एंड वाले टाइम पर है हम लोग, तो इतना ज्यादा वो नहीं करना है, घुसना नहीं है। बस आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे, ये चीजें रिवाइज हो जाएगी और कर लोगे आप लोग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डेल्टा, सो प्लीज रिमेंबर दिस। स्मॉल डेल्टा कुछ ऐसे ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं हम लोग। ऑल्सो नोन एज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, MADB से बोला जाता है, विच इग्नोर्स द साइन। प्लीज रिमेंबर दिस। इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार ऐसे करके होता है, डिवाइड बाय समथिंग, अभी आगे करेंगे, ठीक है। It is usually preferred to take deviations from median because the sum of absolute deviations taken from median is the minimum। क्योंकि अगर sum of deviations from mean लेंगे तो वो जीरो होगा, तभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, sum of deviations from median लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वहां पर कुछ वैल्यू तो दिखाई देगी हमें, चाहे वो मिनिमम ही क्यों ना हो। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा, बहुत इजी फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। डेविएशंस ही है, जैसे नाम से पता चल रहा है ना, मीन डेविएशन, तो मीन से डेविएशन निकालते हैं हम लोग, डिवाइड बाय n कर देंगे बस, ठीक है, डन हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन, ठीक है, ऊपर मीन डेविएशन आ गया और डिवाइड बाय मीन हो गया। और अगर मीडियन से निकालना है तो ऊपर मीन डेविएशन बाय मीडियन आ गया, डिवाइड बाय मीडियन आ गया, ठीक है, इजी है। बस ये ध्यान रखो कि ऊपर वाला ये जो है ये मीन से निकला हुआ मीन डेविएशन है, और यहाँ पर ये मीडियन से निकला हुआ मीन डेविएशन है, ठीक है। अब एक छोटा सा इंपीरिकल रिलेशनशिप अगेन आपके सामने है, रेंज इक्वल टू 6 व्हेन क्वार्टाइल इक्वल टू 2/3 एंड इसी पॉइंट पर मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5। ये हमारे पास एक और क्या है, एक इंपीरिकल रिलेशनशिप है। एक इंपीरिकल रिलेशनशिप हमने ये वाला कर ही लिया था, ठीक है। ये सारी चीज जो मैं इन पीपीटीज पे आपको दिखा रहा हूँ, आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये सारी याद करने वाली चीज है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंसेप्चुअल होगा जो समझने लायक है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स है, कुछ ना कुछ एक बार के लिए तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो याद करो बस अभी, इसलिए मैं लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, तो जो तुम्हें, अगर तुम्हारा बिजनेस स्टैट्स बिल्कुल भी नहीं था, अब मेरे ख्याल से हो जाएगा। जो चीज याद रखने की है वो तुम याद रख लोगे अगर तुम ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज ध्यान देना। अब इट टेल अस हाउ मच द डेटा इज स्प्रेड अराउंड द एवरेज। एक एवरेज वाला पॉइंट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 200, इसके इर्द गिर्द कितना डेटा स्प्रेड हुआ पड़ा है, ये कौन बताएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा। इट कंसीडर्स साइंस ऑफ द डेविएशंस, सो ये साइन कंसीडर करता है। ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वेयर्ड डेविएशन, इसको किसी और नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है, रूट मीन स्क्वेयर्ड डेविएशन। मीन इज द ओनली एवरेज फ्रॉम विच डेविएशंस आर मेजर्ड इन कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से कैलकुलेट करते हैं हम? मीन से ही कैलकुलेट करेंगे हमेशा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स एज द ओरिजिनल डेटा, ठीक है, जिस यूनिट में ओरिजिनल डेटा है उसी में ही इसको भी एक्सप्रेस किया जाएगा दिखाया जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n का पूरा का अंडर रूट। ये हमारे पास इसका क्या बनता है, और इसका समीशन कर लो, ये हमारे पास पूरे का बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का मानक विचलन का फॉर्मूला। फिर आता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये है, ये वेरिएंस है बस। या फिर मैं कहूं इसी का स्क्वायर कर दो, इस फॉर्मूले का स्क्वायर कर दो। कैसे करोगे? समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गया, इसका होल का स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, ये वाला इससे कट गया, तो बचा क्या? समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये बच गया। ये हमारे पास होता है वेरिएंस, ठीक है, फॉर्मूला निकालना आ गया, इजी था। अब वेरिएंस करता क्या है? देखो, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दे कैन नॉट अज्यूम नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि देखो स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों साइड से स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव वैल्यू को नहीं ये लोग कैरी करते। दे बोथ इक्वल जीरो व्हेन ऑल द वैल्यूज इन अ सेट ऑफ डेटा आर इक्वल। जब डेटा सेट के अंदर सारे के सारे वैल्यूज इक्वल हैं तो दे बोथ बिकम्स जीरो, है ना, जीरो बोल रहे हैं। Standard deviation and variance are both independent of origin and are both affected by the change of scale। क्या बोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज में आता है ये क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस
दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, यानी कि प्लस माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इनटू और डिवाइड का इंपैक्ट पड़ता है। तो डिपेंडेंट है इस पर, स्केल पर डिपेंडेंट है, ना कि ओरिजिन पर। ध्यान में रखना ये चीज। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन क्यूडी एमडी एंड स्टैंडर्ड एविएशन। 6 क्यूडी बराबर होता है 5 एमडी के, 5 एमडी बराबर होता है 4 स्टैंडर्ड एविएशन के। ये याद रखना आप। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकालते हैं हम लोग? सिग्मा डिवाइड बाय म्यू। ये क्या हो गया? सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड एविएशन है, और ये क्या है? ये मीन है, इसको हम मीन लिखते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा डिवाइडेड बाय म्यू इनटू में 100। ये परसेंटेज वाली फॉर्म में होता है बस, ठीक है। सिमिलर टू स्टैंडर्ड एविएशन है, बस परसेंटेज वाली फॉर्म के अंदर है ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इजी है। आ गया, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के मेजर को फाइंड आउट करो। ये कोई क्वेश्चन है? मीन डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ए बी सी डी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये कोई क्वेश्चन था? आया हुआ है फिर भी, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, 1 से 7। देखो, इंडिविजुअल सीरीज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला है हमें? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बच्चे? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, इसका समीशन और अंडर रूट। ठीक है, यही है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार करेंगे। x बार निकालना पड़ेगा, इसका मतलब मीन निकालो पहले। ठीक है, तो x बार कैसे निकालेंगे हम लोग? इन सबको प्लस करके, है ना। प्लस करो जरा, कितना आया? 3 3 6 10 15 21 28। 28 डिवाइडेड बाय 7, 7 ऑब्जर्वेशन तो डिवाइड बाय 7, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 4 आएगा। 4 इज योर मीन। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आ गया। अब इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसका x माइनस एक्स बार स्क्वायर करना है, ये करना है, मतलब स्क्वायर कर दो इसका। तो ये आ गया 9 4 1 0 1 4 9, और इसको कर दो समीशन, क्योंकि इसका समीशन चाहिए। ये देखो, है ना, ये चीज है, इसका समीशन चाहिए। तो 9 और 4 13 14 15 19 और 9 28, 28 आ रहा है, 28 आ गया, 28 आ गया डिवाइड बाय n। ये कितना है? ये 7 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 आ गया। इसका अंडर रूट कर दो। ये कितने पे कट गया? ये कट गया 4 पे, तो अंडर रूट 4 है, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्यूनेस, ये चैप्टर भी डन हो गया। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी डन, डिस्पर्जन डन। अब करते हैं स्क्यूनेस। आ जाओ जी। स्क्यूनेस क्या बताता है? कुछ नहीं समझना आप लोगों को, बस एक चीज ध्यान रखना। ये क्या बताएगा? हाउ सिमेट्रिकल द डेटा इज, डिस्ट्रीब्यूशन कितना सिमेट्रिकल है, या फिर इट टेल्स अस वेदर द डेटा इज स्क्यूड टू द लेफ्ट और राइट, किस तरफ स्क्यूड है, बस ये बताता है, तिरछापन बताता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, हमने किया था ना ये अलग अलग, उसमें भी कर चुके हैं हम लोग। जैसे ये हो गया, लेफ्ट टेल बड़ी है इसकी, और इस वाले की राइट टेल बड़ी है, इसकी लेफ्ट टेल बड़ी है ना, ऐसे करके किया था हम लोगों ने। टाइप देखो कितने होते हैं स्क्यूनेस के। लेफ्ट स्क्यूड जिसे हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड यानी कि लेफ्ट टेल बड़ी है। फिर होता है राइट स्क्यूड, जिसका मतलब है पॉजिटिवली स्क्यूडनेस, जिसे हम बोलते हैं राइट टेल बड़ी है। और सिमेट्रिकल, जहां पर दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, डेटा है, इक्वल डेटा है। ठीक है, पहला करते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली में जो हमारे पास रहता है रिलेशन, वो ये रहेगा, मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड। और राइट टेल इसकी बड़ी रहती है, राइट टेल इज लॉन्ग, डेटा इज कंसंट्रेटेड टूवर्ड दी राइट साइड, या ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर इस साइड में डेटा ज्यादा कंसंट्रेटेड है। स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0, प्लीज रिमेंबर दिस, इसकी जो वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन 0 रहेगी। एग्जाम्पल क्या हो गया? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, स्कोर्स एक्सेट्रा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एवरेज जो स्कोर आ रहा है बच्चों का, वो आ रहा है 170, और मैक्सिमम मार्क्स थे कितने? लेट्स से 300। तो यहाँ पर सारा डेटा मौजूद है ना। एग्जाम्पल भी बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिवली स्क्यूड, इसमें रिलेशनशिप उल्टा हो जाता है, मीन इज स्मॉलेस्ट मीडियन से भी स्मॉलेस्ट है मोड, ऐसे कर, नहीं सॉरी,
मीन सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर मीडियन, फिर मोड है। ये ऐसे करके ध्यान रखोगे आप लोग। लेफ्ट टेल इसकी बड़ी है और डेटा इज कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, और यहाँ पर मेरे ख्याल से उल्टा लिख दिया है, डेटा इज कंसंट्रेटेड टूवर्ड द राइट आएगा और उसके अंदर डेटा इज कंसंट्रेटेड टूवर्ड द लेफ्ट आएगा उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, यहाँ पर लेफ्ट आएगा और यहाँ पर राइट आएगा, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड है जैसे हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि एज अगर यहाँ पर 60 एज है, ठीक है, ये 60 एज है, इसका मतलब क्या है कि पीपल यहाँ पर ज्यादा रिटायरमेंट लेते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग वाले सालों के अंदर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है। तिरछापन 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है यहाँ पे। स्क्यूनेस इज लेस देन 0। सिमेट्रिकल में 0% स्क्यूनेस रहती है, यहाँ पर है 50% डेटा और इस तरफ है 50% डेटा, और अंडर द कर्व कितना है, एंटायर वन पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। बेल शेप भी इसे बोला जाता है, जहां पर मीन इक्वल्स टू मीडियन, मीडियन इक्वल्स टू मोड वाला सिचुएशन रहती है। इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द डेटा पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। स्क्यूनेस इक्वल्स टू 0 यहाँ पर रहेगा। तो हमने देख लिया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई अगर स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, स्क्यूनेस अगर इक्वल टू 0 है तो क्या है, स्क्यूनेस अगर लेस देन 0 है तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो भाई हमारे पास है पॉजिटिवली स्क्यूड, इक्वल टू 0 है तो हमारे पास है सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। डन हो गया। अब 3 प्रकार के मेजर्स होते हैं स्क्यूनेस को मेजर करने के। द फर्स्ट वन इज कार्ल पियर्सन मेजर। अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लो, मुझे पता है ये दिख नहीं रहा होगा, बट फिर भी बढ़ा लो एक बारी। बोलीज मेजर और केलीज मेजर, इन तीनों ने कुछ ना कुछ फॉर्मुलेज बनाए हैं अपने अपने, और क्या क्या यूज किया है ये यहाँ से आपका एक PYQ आया हुआ है। जैसे केलीज ने यूज किया है फॉर्मूले में अपने परसेंटाइल, बोलीज ने यूज किया है क्वार्टाइल को, ठीक है, और कार्ल पियर्सन ने यूज किया है मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी, ठीक है, इन चारों को यूज किया है। इजी है। अब इनको पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस इनके फॉर्मुलेज देखेंगे। अब जैसे कार्ल पियर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर कार्ल पियर्सन में पहली ऑब्जर्वेशन तुम्हारी ये आती है, मतलब मान के चलो मीन ग्रेटर देन मोड है तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर मीन लेस देन मोड है तो हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड है। मीन इक्वल टू मोड है, हाँ, तो हम बोलेंगे जीरो सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिकल है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है, जब ये वाला सिचुएशन होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन मीन एंड मोड। अगर हम बात करें ना, तो स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन एंड मोड पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, इनके रिलेशनशिप में डिपेंड कर रही है। डन हो गया, इजी। अब देखो नेक्स्ट, इसका जो एक्चुअल में फॉर्मूला है वो देखो क्या है। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है, जैसे स्क्यूनेस एज पर कार्ल पियर्सन इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस एम। एम क्या है, हमारा मोड है ना, मीन और मीडियन है हमारा। मीन और मीडियन को यूज करके हम लोग बना रहे हैं इसका फॉर्मूला, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली अगर हम मीन और मोड को यूज कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बेसिक सा फॉर्मूला बन गया बस, ठीक है। फॉर्मूले लर्न करना है आपने बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बोलीज स्क्यूनेस ऑफ कोएफिशिएंट। इसने बस क्वार्टाइल को यूज किया था, तो ये ध्यान में रख लेना। इसका फॉर्मूला देख लो, क्वार्टाइल 1 प्लस क्वार्टाइल 3 माइनस 2 क्वार्टाइल 2 डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है बॉलीज वाला, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज केलीज मेजर, जिन्होंने परसेंटाइल का यूज किया था, और जो फॉर्मूला बनता है इनका फॉर्मूला क्या है, P90 प्लस में P10 माइनस 2 इंटू P50, इसको ब्रैकेट में कर लो, डिवाइड बाय P90 माइनस P10। ये हमारे पास केलीज का मेजर बन गया स्क्यूनेस का, ठीक है। डन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बस आपको वो फॉर्मुलेज लर्न करने थे, जो चीजें लर्न करनी है आपको वो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं तो सिर्फ आपको करवा सकता हूँ, आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कुर्टोसिस। कुर्टोसिस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है। सबसे पहले मेसोकर्टिक, जिसकी बीटा वैल्यू इक्वल टू 0 आई मीन 3 रहती है, ये आप ध्यान रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आया है वैल्यू से। इसकी बीटा वैल्यू है प्लेटिकर्टिक की लेस देन 3 और इसकी है
लेप्टोकर्टिक की मोर देन 3, ये आप ध्यान रखोगे। मोर देन वाला है तो लेप्टोकर्टिक कहलाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेसोकर्टिक, और इससे फ्लैटर वाला है उसे हम प्लेटिकर्टिक बोलते हैं। कुर्टोसिस बेसिकली बताता क्या है, इट टेल्स यू अबाउट द पीक्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कितना पीक्ड है, कितना हाई है, डेटा कितना सेंट्रल वैल्यू के अंदर है, ये कुर्टोसिस बताएगा हमें, ठीक है। या फिर सेंट्रली कितना, या फिर कितना स्प्रेड है ऐसा बोल सकते हैं, या कंसंट्रेटेड कहाँ पर है ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज अ लॉन्ग लेफ्ट टेल बड़ी है, लेफ्ट टेल बड़ी है ये वाला, तो भाई हमें पता है नेगेटिवली स्क्यूड है, ये डन हो गया। अब ये करो जरा, मैच द लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2 ये लेफ्ट टेल बड़ी है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है मुझे ये, तो नेगेटिव, ए का थर्ड यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों को हटा दो, हटा दिया। अब ये सबसे लंबा दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो ये लेप्टोकर्टिक मुझे नजर आ रहा है, ये लेप्टोकर्टिक है, बी का फोर्थ यहाँ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे करके कर सकते हैं, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसकी राइट टेल बड़ी है यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, वेरी नाइस, ये प्लेटोकर्टिक हो जाएगा फिर बचा हुआ। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स कम टू अनदर टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कोरिलेशन। आई एम रियली सॉरी। चलो अब कोरिलेशन हमें क्या बताएगा, इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, if price is increasing then in general sense quantity demanded decreases, so it is a study of this kind of nature, this kind of thing, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उतना डीप में नहीं जाएंगे हम, जहां से हमें क्वेश्चन बनते हैं हमारे वहां पर मैं डायरेक्टली लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को, इसको भी छोड़ दो, ये थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लो, ये देख लो बस कि ये है क्या। एक चीज देखो क्या हो रहा है, जीरो जहां पर है वहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। जितना हम जीरो से दूर जा रहे हैं तुम्हें दिखाई दे रहा है वीक से हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो जितना जीरो से दूर रहेंगे, अवे रहेंगे, उतना जो वेरिएबल्स के बीच में जो एक रिलेशन रहेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा जितना हम अवे हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे। जितना यू आर गोइंग टूवर्ड्स द जीरो, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स आर बिकमिंग और कैन बिकम वीकर, ठीक है। अवे है जीरो से तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जीरो के पास है तो वीक रिलेशन है, ये आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे परफेक्टली पॉजिटिव है तो देयर विल बी अ इक्वल काइंड ऑफ चेंज इन बोथ द वेरिएबल्स, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, वो वाला सीन है, इक्वल प्रोपोर्शन से, ऐसा सीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके सीयूईटी पीजी परस्पेक्टिव से, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है जी, सिमेट्रिकल है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट्स इन विच द वेरिएबल्स आर मेजर्ड, तो यहाँ पर यूनिट्स जिसके अंदर वो मेजर हो रहा है ना पर्टिकुलर चीज, वो यहाँ पर कंसिडरेशन के अंदर नहीं लेकर आते हम लोग, तो ये बहुत सही है, ये मेजर सही है, एक एब्सोल्यूट चीज बताएगा हमें। The correlation coefficient is the geometric mean of two regression coefficient, जिसको हम कैसे लिखते हैं, r equals to under root byx into bxy, ऐसे करके लिखते हैं। The correlation coefficient is independent of the choice of origin and scale of measurement of the variables। पूरे statistics में मतलब जो हम पढ़ते आए हैं, मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, रिग्रेशन भी हो गया अगर, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, कोई ओरिजिन पे, कोई स्केल पे, कोई दोनों पे, है ना। ये वाला जो है ये दोनों से इंडिपेंडेंट है, ये आप ध्यान रखोगे, सिर्फ यही वाला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही क्या है, इंडिपेंडेंट है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक हो सकती है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, हाँ कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या ये वाला शायद से ऐसे आ जाएगा, तो ये चेक कर लेना, ठीक है। हाँ कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख लेना। एज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गोस टुवर्ड्स जीरो, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स विल बी वीकर। ये सारे प्रॉपर्टीज थे, आई होप सो डन हो गया होगा। अब आते हैं इसके मेजर, कितने मेजर है इसको फाइंड आउट करने के। एक है कार्ल पियर्सन, इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस।
इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोवेरिएंस टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन द टू सीरीज। करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसकी एजम्पशन कर लो, इसको रट लो एक बारी के लिए, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्टली कार्ल पियर्सन के बारे में आ गया ना तो एजम्पशन पूछी जा सकती है, आप ये नोट डाउन कर लेना। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। अगर डायरेक्टली स्क्रीन पे फॉर्मूले दिखाई दे गए तो फिर पूछ सकते हैं वो कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये फॉर्मूले एक बार लर्न कर लो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम यूज़ करते हैं तब ये वाला फॉर्मूला बन गया। जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता लेकिन वेरिएंस पता है तो वेरिएंस को ऐसे यूज़ करके हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जो मेजर करता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कौन सा है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, जहां पर जो स्केल होता है हमारा वो ऑर्डिनल स्केल होता है। द स्केल इज ऑर्डिनल। अब इसके डीप में मत जाना, अभी आप इतना समझ लो ऑर्डिनल स्केल के मेजर पर इसको यूज किया जाता है। The sum of differences or ranks between the two variables shall be 0. It is distribution free or non-parametric because no strict assumptions are made. It is nothing but Karl Pearson's correlation coefficient between the ranks. It also shows the significance of the data. इसका बस फॉर्मूला लर्न करना है। This is the formula. ये D क्या है? ये D डिफरेंस है आपका, ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। अब मान के चलो एक डायरेक्टर है आपके पास, कंपनी का डायरेक्टर 1 और एक डायरेक्टर 2 है, वो रैंक करते हैं अपने अकॉर्डिंगली उन चीजों को। तो रैंक यहाँ पर दे दिए जाते हैं और ये दोनों रैंक दे रहे हैं कुछ ना कुछ। ये 6 दे दिया, इसने उसको 5 दे दिया पहले वाले को, इसने 5 इसको दे दिया, इसने पहला इसको दे दिया, ऐसे करके होता है। तो इसका डिफरेंस निकल जाता है, तो 6 - 5 1 ऐसे करके डिफरेंस निकल जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। इसका स्क्वायर करना होता है, बस इसका स्क्वायर कर दो और उनका फिर क्या कर दो, यहाँ पर सम कर दो। ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिख के इनटू में 6 करके डिवाइड बाय जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूलेस तो बिजनेस स्टैट्स में लर्न करोगे ही करोगे, और कहाँ करोगे अगर यहाँ नहीं करे तो। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोबेबल एरर आपसे पूछा गया हुआ है PYQs के अंदर। प्रोबेबल एरर का पूरा फॉर्मूला ये रहा, वो फॉर्मूला प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 - r² डिवाइड बाय √n। ये आपके पास फॉर्मूला रहता है किसका? हमारे प्रोबेबल एरर का। प्रोबेबल एरर होता क्या है बेसिकली? ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की सिग्निफिकेंस बताता है बस। is considered to be significant when it exceeds 6 times the probable error. probable error क्या होता है? जो क्या बताता है? सिग्निफिकेंस बताता है कोरिलेशन की, कि इनके बीच का जो संबंध है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और सिग्निफिकेंट कब होगा? when correlation coefficient is considered to be significant when it exceeds 6 times the probable error. जब 6 टाइम्स probable error से बढ़ जाता है वो correlation coefficient, तब कहलाता है कि भाई वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जैसे ये रहा, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे हमने देखा हुआ है। ठीक है, चलिए डन। फिर आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं r² से। कैसे? r² से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या बताता है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, सो प्लीज देख लो इसको ढंग से। इट मेजर्स हाउ मच वेरिएशन इन वन वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएशन इन द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर कितना वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताएगा, वो बताता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। जैसे an r² equal to 0.64 implies that 64% of the variation in one variable is due to variation in the other variable. डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक ये भी कर लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। यहाँ से आपके पास PYQs के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। दो तरीके के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट कौन सा होता है? विच अज्यूम्स फाइनाइट और फाइनाइट काउंटेबल नंबर्स। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अज्यूम्ड इन अ गिवन रेंज, एक रेंज के अंदर होती है, फॉर एग्जांपल 1.74 1 पॉइंट समथिंग दिस वगैरह वगैरह। और ये क्या हो जाएगा? जैसे कि 106, तो ये एक एब्सोल्यूट टर्म है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एन ऑडिटोरियम, हम बता सकते हैं कि भाई 110 बच्चे बैठे हुए हैं,
ठीक है, तो वो डिस्क्रीट है। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि 110.8 बच्चा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते, ये फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इजी। अब जैसे इसके एग्जांपल देख लो, हाइट्स ऑफ अ स्टूडेंट, जैसे 6.2 हाइट है या वगैरह वगैरह, समझ लो, दिस इज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, हमें दो कुछ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे प्रॉपर्टीज वगैरह आ सकती है, और मैंने आपको एमसीक्यूज भी करवाए हुए हैं, तो ये वाला कर लेना, उसके बाद एमसीक्यूज करना तो और मजा आएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, बाइनोमियल और पॉइजन वाला डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, अभी तक हमने कर लिया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जब एमकॉम हो जाएगी या एमकॉम कर रहे होगे तब जान लेना, ठीक है। अभी कर लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला भी जानने की जरूरत नहीं है, मैं छोटू सा फॉर्मूला लिखाऊंगा, वो देख लो। ये किसके बराबर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स, ये रहता है आपके पास फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। वेयर एज जो पी रहता है ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और जो क्यू है ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। यहां पर क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। एवरी ट्रायल रिजल्ट्स इन ईदर ऑफ द टू आउटकम्स, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होती है, किसी पे भी ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। इन जनरल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस इज गिवन बाय, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था वही है ये, एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा पी की पावर एक्स। एक्स इज दी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है पी वाई क्यूज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में भी आया था, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने करवाया भी हुआ आप लोगों को। अब करेक्टरिस्टिक के ऊपर बात कर लेते हैं, इसकी शेप कैसे पता लगाई जा सकती है। ये दो प्रकार का हो सकता है, स्क्यूड भी हो सकता है, तिरछापन भी हो सकता है इसके अंदर, और ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है। बट ये जो शेप है ना किस पे डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, सक्सेस की। और एन भी बोल सकते हैं, एन और पी पे बेसिकली, जैसे कि जो इसके पैरामीटर्स है ना एन और पी है, इन दोनों पे डिपेंड करती है इसकी शेप। जैसे कि अगर पी छोटा है 0.5 से तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ध्यान में रखना, पी छोटा है 0.5 से तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर पी बड़ा होगा 0.5 से तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है। और अगर पी इक्वल टू 0.5 है 5 है तो सिमेट्रिकल है। डन, ये तीनों डन हो जाएगा। द ग्रेटर इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, द ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस, ये ध्यान रखना, जितना पी और क्यू के बीच में डिफरेंस रहेगा उतना डिग्री ऑफ स्क्यूनेस रहेगी, ठीक। डन, डन होता है ये भी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ये वाला पहली वाले पॉइंट देखो, जहां पर एन हमें दे रखा है 10, पी हमें दे रखा है 0.5, पी 0.5 है, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इस वाले में देखो P 0.75 दे रखा है, यानी कि P इज ग्रेटर देन 0.5, विच मीन्स ये नेगेटिवली स्क्यूड है, अभी देखा था ना हमने, वही है बस। इस बारे में देखो N 20 दे रखा है और P दे रखा है 0.25, लेस देन दे रखा है, लेस देन दे रखा है 0.5 से, ये वाला दे रखा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चौथी चीज देखो क्या है कि N जब एक्सट्रीमली लार्ज हो जाता है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, तब शेप हमारी सिमेट्रिकल बनने लगती है, इररिस्पेक्टिव कि भाई पी की वैल्यू क्या है। अगर एन अगर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है ना, तो इररिस्पेक्टिव कि भाई पी की वैल्यू कोई भी हो, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल बनने लग जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये डन हो गया। फिर आ जाओ कि भाई इसके अंदर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। जो इसके अंदर मीन होता है यानी कि म्यू होता है, वो हम निकालते हैं एन इंटू पी करके, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, एन इंटू पी इंटू क्यू का अंडर रूट। और वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर करके लिखते हैं, कैसे निकलेगा, एन पी क्यू करके निकलेगा। हमने किया क्या, एन पी क्यू का स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने से ये हट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा यही ना, तो एन पी क्यू आ गया। इजी, ये इसके पैरामीटर्स रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे फाइंड आउट होता है। अब बात करते हैं जहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है पी वाई क्यू में,
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्रोक्सीमेशन कर सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? जब n अपना एक्सट्रीमली लार्ज हो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो. In using binomial distribution, we sometimes come across situations where the number of trials is very large and the probability of success in a trial is very small. है ना? इन सिचुएशन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है, यानी कि जहां पर हमारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो NCX वाला फॉर्मूला है, Q n माइनस एक्स P की पावर कितनी x. फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 की, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3. n हमारा गिवन है 10,000, लेट्स से n एक्सट्रीमली लार्ज और p यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वेरी 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 स्मॉल, ये हो गई. तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे? n कितना है 10,000, c x कितना है 3, q कितना है 0.99999 करते करते चलेगा, है ना? ये हो गया. और ये क्यों आ गया? इसकी पावर 10,000 समथिंग माइनस x कितना हो जाएगा? x हमारे पास हो जाएगा 3, ऐसे करके आएगा. तो ये तो निकालना असंभव है, मुश्किल है हमसे. तो यहां पर हम किसको यूज करते हैं? यहां पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं. तो यहां पर क्या होता है? इन सच केसेस वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर दिस वी सेट अप np इक्वल्स टू लैम्डा. यहां पर लैम्डा आ जाता है इनटू कंसीडरेशन and calculate the probabilities using the Poisson distribution formula. Poisson distribution deals with those situations where the probability of success is very small. It is therefore called the distribution of improbable or rare events. ये ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना इसको. तो कैसे निकलता है ये लिख भी लो एक बारी के लिए. Poisson distribution का फॉर्मूला है E माइनस लैम्डा इंटू E की पावर माइनस लैम्डा है ये, इंटू लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल. ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है. याद करो, करना है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल एज दैट. यही कर कर आए हैं अभी हम, है ना? चलो जी, डन होता है ये आपका. आई होप सो कि आपको बेनिफिट मिला होगा. क्या चीज आपको याद करनी है वो मैंने सारी बता दी है. एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यूजीसी नेट का बैच ऑनगोइंग है और आप लोगों के लिए जो एमकॉम के बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आगे जाके एमकॉम के अंदर एडमिशन ले लोगे, सेमेस्टर 1 में भी आप एग्जाम दे सकते हो, यानी कि दिसंबर 2025 के अंदर भी आप एग्जाम दे सकते हो. तो ये वाला जो बैच है ये पूरा तैयार होके तुम्हें मिलेगा और ये बहुत आराम से तुम बाय कर सकते हो मुझसे. इतने रुपए में कहीं नहीं मिलेगा, विद पूरी वैलिडिटी. तुम आराम से वैलिडिटी के साथ ले सकते हो ये वाला बैच. और जितने भी तुम्हारे अटेम्प्ट हैं, सेम 1 में दे लो, सेम 2 में दोगे, सेम 3 में दोगे, जितने भी बारी दोगे ये वैलिड रहेगा. आराम से बैठ के पढ़ना, ठीक है? तो किसी का बैच ज्वाइन करोगे वहां पे तुम अपना पैसा, मैं यूं कहूंगा कि मतलब वैलिडिटी मिलेगी वहां पे 2-3 महीने की. पैसे भी बहुत ज्यादा लगेंगे तो वो अपना हिसाब देख लेना, ठीक है? तो यूजीसी नेट की अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो ये बैच मुझसे आके परचेज कर लेना इसी प्राइस पर, चाहे तब कितना भी मैंने प्राइस रख रखा होगा मैं तुम्हें इतने में ही दूंगा, ठीक है? दिस इज माय गारंटी. मैं बोल रहा हूँ और मुझे बता देना कि मुझसे पढ़े हुए हो तुम लोग, तो मैं तुम्हें इतने में ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है? तो ये बैच आके आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा. और दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. व्हाट्सएप करना, सिर्फ कोई फोन फान नहीं करना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप सो दिस इज डन. आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी पीजी एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एज वेल. इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लो, दोनों आईडीज पर. थैंक यू सो मच एवरीवन. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.